नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो यह वीडियो आप अंत तक देख लीजिएगा। आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को पढ़ करके अपना पेपर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आकर के आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से मैं न केवल मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं, ना केवल मैराथन क्लास के बारे में बताने वाला हूं, बल्कि ये ऐसी मैराथन क्लास होगी, ऐसा मॉडल पेपर होगा जो कि पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा। आज का जो वीडियो है उसमें व्याख्या वाले प्रश्नों को भी मैंने रखा है कि व्याख्या वाले प्रश्न कैसे परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले आपको पेपर दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो कि कौन से क्वेश्चन गुरु जी जो बताते हैं वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस के हिसाब से ही बताते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर बीए में अगर आप हैं तो आपको हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे आर्य बरेली रोहिलखंड, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। कल हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के लेक्चर्स को देखा था हिंदी का, और इससे पहले एक मैराथन क्लास और देखी थी हिंदी की प्रथम सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। आपको बता दूं कि यह वीडियो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा और मैं पूरी एनर्जी झोंक दूंगा इस वीडियो में, और तबाही मच जाएगी इस वीडियो को। आपको जब देख लेंगे पूरा, आप जीरो है तो आप जीनियस तक पहुंच जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, हम पेपर देने योग्य हो चुके हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई होगा। परीक्षा में जब आप बैठेंगे सब कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीजें आती रहेंगी जैसे मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और आज का ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो व्याख्या वाले प्रश्न सरल भाषा में भी समझाने का प्रयास, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तिलक उत्तरीय, सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। देखिए, पेपर आपके समक्ष आ चुका है हिंदी काव्य का। ऐसे ही आपका पेपर आने वाला है। 75 नंबर का पूर्णांक होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 75 नंबर का पूर्णांक। ये मत देखिए पेपर 2023-24 का है। देखिए पेपर 2023-24 में पूछा गया है, लेकिन अब की बार 25 और 26 इसमें क्वेश्चंस पेपर में सीधे तौर पर ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। ये एक पैटर्न आप समझने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था, इसीलिए मैंने सोचा सॉल्व करवा दूं। बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, किसी भी आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, मेजर माइनर कोई भी हो, आपको पढ़ना पड़ता है हिंदी काव्य। पूरा बारीकी के साथ समझाने का प्रयास। 2 घंटे का आपका पर्चा होता है। इस पूरे पेपर को मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रखे गए, पेपर में आए थे, और उस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर कैसे, कितनी भाषा में, कितने शब्दों में, सब कुछ लिखना। पूरा बारीकी के साथ मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए, निर्देश दिया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में बटा हुआ आ बा सा विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा और सा क्रमशः 9, खंड आ जो है 9 नंबर का है। 3 क्वेश्चन सत्य लघु उत्तरीय यहाँ से करने, 5 क्वेश्चन दिया है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो 36 नंबर मिलेगा, वहां से 30 अंक का आपका दीर्घ उत्तरीय। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखना चाहिए, ये बात बताया गया है, ठीक है। खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका निर्देश दिया गया था कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें 5 उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न 3 नंबर का है। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50, यानी 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपके छोड़ देने हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। लेकिन मैं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपकी जो व्याख्या वाले क्वेश्चन है उसको लघु उत्तरीय में चर्चा करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न आपसे पूछा गया, मैं व्याख्या का सब दिखा दूंगा आपको। देखिए, पहला प्रश्न में 5 क्वेश्चन है। जैसे रीत मुक्त काव्यधारा कवियों के नाम बताएं, जैसे आलम बोधा, ठीक है, घनानंद, ये सब है। समकालीन कविता की विशेषताएं मैं अभी चर्चा करूंगा। नागार्जुन की रचनाओं के नाम, विद्यापति की उपाधियों के नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है, नाम सहित उल्लेख कीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपके हैं। 5 क्वेश्चन का उत्तर भी मैं चर्चा करूंगा। खंड बा में जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, 9 नंबर का है। 7 क्वेश्चन है जिनमें से केवल 4 प्रश्न करने हैं, और 225 या 250 शब्दों में आपको लिखना होता है। 9 नंबर का एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या, यानी व्याख्या आपको करनी है। लिखा हुआ है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव खासे छोटे ही हैं शोभा पाते। ये बादल लाग कविता है निराला जी की, उसी संकलित है।
इसकी पूरी व्याख्या चर्चा करेंगे। दूसरी व्याख्या आपसे दी गई है, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा सत्य, स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय, भव तम भ्रम, जन जननी जीवन विकसनी। ये रचना बापू के प्रति रचना से लिया गया है, सुमित्रानंद पंत की रचना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला दोहा आ चुका है, अमीर खुसरो का दोहा आपसे पूछा गया था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आप रे रैन भई चौदेस, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी की संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। ये मलिक किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है, दोहा है। दोहों की व्याख्या पढ़नी है, पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा कैसे कैसे। इसके अलावा नरम निदाग बाल कस्तूर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पल थी मारे, मदिरारूढ़ मखों वाले उन मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोहर अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये रचना किसकी? बादल को घिरते देखा है, कविता है, ठीक है। ये बात उसी की रचना है, बादल को घिरते देखा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं पूरी कविता बड़ी जबरदस्त कविता है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ठीक है। ये बेसिकली आप देखेंगे ये रचना बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। और बेसिकली ये रचना है किसकी? नागार्जुन साहब की, ठीक है। नागार्जुन की रचना है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन के बारे में आप जब पढ़ेंगे बड़ा जबरदस्त लगेगा, क्योंकि नागार्जुन बड़े ही विद्वान आदमी हैं। और नागार्जुन कई उपाधियां हैं, जैसे बाबा वगैरह इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा है, जैसे ये देखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, ठीक है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, ठीक है। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की ऊसम से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अगली पंक्तियां हैं, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अवसिप्त बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ करंदन, फिर उनमें उन महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी धरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा है। ऐसे ये रचना जो है आपकी लास्ट में आप देखते हैं। अच्छा, इसी में एक है कि जाने दो वह कब कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्षों पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, ठीक है। और आगे है क्या, उसी में ये पंक्तियां भी है आपकी ये वाली की, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिराड़ू आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोहर मंगोलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बड़ी जबरदस्त कविता बाबा नागार्जुन की है। वहीं अगला जो है आपका, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के भी आन मिलाओल, खिततल लावन सार, अंग ही अंग अनंग मुरझायत हेरे पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन कर जे जन से हेर मथि धीर। राधा की वंदना से जो है ये लिया गया है। और देख देख राधा रूप अपार, ये कविता का नाम है, देख देख राधा रूप अपार, राधा की वंदना। कवि विद्यापति की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे, पहले ही कवि विद्यापति हैं आपके आदिकाल के, मैथिल कोकिल कहा जाता है मैथिली का। अगली रचना है बिहारी लाल की, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए, फिर चितूत ही रहा तो, फिर चितूत ही रहा तो, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर, छोर में भई मोर की भई भौर की नाव, ठीक है। ये रचना। इसके अलावा अगला है जयशंकर प्रसाद, वो बिहारी लाल की रचना है, दो हैं। नील परिधान बीच सुकुमार जयशंकर प्रसाद, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये आपके 8 जो चीजें थी, 8 व्याख्याएं हैं। इन 8 व्याख्याओं को मैं बारीकी के साथ आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 15 नंबर का एक प्रश्न है, प्रत्येक के 4 प्रश्न कुल मिलाकर के दिए गए, 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 500 या 475 शब्दों में 450 शब्दों में कहीं केवल मिलेगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, कल प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रज्जू भैया का पेपर पैटर्न सेम यही पैटर्न है, यही पेपर रज्जू भैया का ही पेपर आता है ऐसे, ठीक है। बाकी और सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपोर्टेंट जिनका नाम मैंने आपको तुरंत बताया। देखिए, नागार्जुन की काव्य भाषा पर प्रकाश डाले, पंत कोमल भावों के कवि हैं, नहीं जो है पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इसके लिए भी ये उत्तर हो जाएगा। बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि हैं, इस आशय को स्पष्ट कीजिए, और खड़ी बोली में अमीर खुसरो का योगदान स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे।
चलिए जानने का प्रयास करते हैं और उत्तर की श्रृंखला में आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया भैया प्रश्न पत्र का हल, आपके लिए मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत मेहनत लगी, कम से कम 4 घंटे की मेहनत के बाद में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को मतलब कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को आप पहचानें, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक मात्र चैनल है जो पिछले 7 सालों से आपको पढ़ा रहा है बीए के क्षेत्र में, और आप पहले सेमेस्टर में हैं, आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, जितने सेमेस्टर आपके होते हैं बीए में, सभी को पूरा बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करता हूं। और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देखते हैं केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी की तैयारी इसी पर होती है। बीए प्रथम वर्ष ये मॉडल पेपर आपके लिए हो जाएगा 2026-27 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 28 में भी पेपर में क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मात्र लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। 3 प्रश्नों के उत्तर आपसे बोला गया था, लेकिन मैं 5 प्रश्नों के उत्तर को देखूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाबू, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न यही था, रीत मुक्त काव्यधारा के कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, रीत मुक्त काव्यधारा के कवियों के नाम, क्लियर। चलिए, तो रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं, जैसे कि देखिए घनानंद जी सबसे पहले कवि रीत मुक्त। देखिए रीत काल में 3 धाराएं हैं, रीत मुक्त, रीत बद्ध और रीत सिद्ध। तो रीत बद्ध कवि जो है उसमें आपका जैसे कि केशवदास हैं, महाकवि भूषण हैं, या और भी लोग जो है ये सब आपके रीतबद्ध परंपरा से जो जिन्होंने रीतियों को माना। रीत मतलब रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, श्रृंगार रस, इन सभी में बंद करके रचनाएं लिखी। ठीक है, आश्रमदाताओं वगैरह की प्रशंसा किया करते थे। रीत सिद्ध वो कवि थे जो रीतियों को जानते थे, रस, छंद, अलंकार, इन सभी नियम कायदों को जानते थे, काव्य शास्त्र के नियमों को जानते थे, लेकिन वह उनको मानने से इनकार करते थे, वो बंद करके रचना नहीं लिखते थे। जैसे कि रीति सिद्ध में एक ही कवि है, उसका नाम है बिहारी लाल। ठीक है, और तीसरे वे कवि होते थे जो रीति वगैरह को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि घनानंद, बोधा, आलम। तो वही रीत मुक्त काव्यधारा के कवि पूछा गया। तो घनानंद ये इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनकी रचनाओं में प्रेम की पीर और वियोग का मार्मिक चित्रण मिलता है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। सुजान नाम की वेश्या से प्रेम किया करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर विद्यमान रहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरे विद्वान है आलम। आलम की बात की है तो इनकी प्रमुख रचना आलम केली है, और बेसिकली ये आलम बाद में बन चुके थे। प्रेम में पढ़ करके इन्होंने अपना नाम आलम रख लिया था, पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। बोधा, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिरहवारीस, ये रचना किसकी है? बोधा की है। और इसकनामा, ये 2 रचनाएं किसकी हैं? बोधा की हैं। अच्छा, बोधा, आलम और घनानंद ये सब प्रेम में सताए हुए लोग हैं। ठीक है, यानी कि सब ब्रेकअप वाले कवि हैं। इनका दिल टूट गया था घनानंद साहब का। सुजान नाम की वेश्या से बोले कि भाई मेरे साथ चलो, वो कहती मैं नहीं चलूंगी इनके साथ, तो जाने से मना कर देती। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते हैं, मीर मुंशी के पद पर। मीर मुंशी साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, सब दरबारियों ने राजा से कहा। मोहम्मद शाह रंगीले बड़ा ही रंगीला था, वैसे नाम भी उसका रंगीला, ऐसे रंगीला ही था वो। ठीक है, तो वो एक प्रकार से जब ऐसा ही व्यवहार उसका था, तो उसको बड़ा जब बोला कि भाई गाइए भाई, तो वो मीर मुंशी साहब यानी कि इन्होंने कहा घनानंद साहब ने कि हम नहीं गा पाएंगे। अरे रहने दीजिए साहब। तो लोगों दरबारियों ने कहा कि सर अगर इनसे मतलब कि बादशाह जी अगर आप सुजान नाम की वेश्या से कहलवा देंगे, सुजान अगर कहेगी कि गाना, नर्तकी जो है कह देगी कि गाना गाइए तो बड़ा अच्छा गाएंगे। अब सुजान कहती है और भैया घनानंद एकदम से फूल के लोढ़ा हो जाते हैं। घनानंद साहब जुड़ते गावे लागत है बढ़िया मधुर राग में, खूब बढ़िया गावत है। अरे भैया क्यों प्रेमिका कहा है कि गाय दियो और आदमी ना गावे, हो ही नहीं सकत। ठीक है, तो भैया घनानंद जी खूब बढ़िया गाइन। अब जब गाना गाइन एकदम सभा एकदम ताली ठोक, सब लेट्स प्ले गाइस, सभी लोग तालियां ठोकने लगे। रजवा का भैया चुड़ते चढ़ गए पारा वह कहे, गुस्सा आएगा राजा। अब जब राजा का गुस्सा आए मोहम्मद शाह रंगीले का, कहीं रुको बताई थे तुम्हें, फिर कोनो बात पर लेके थोड़े तरपटक भवा। और मोहम्मद शाह रंगीले जुड़ते कहीं घनानंद जी से कहे जाओ भैया तार हुक्का पानी बंद आ, जैसे राजपाट छोड़ो। घनानंद कहीं रुको, तोहरे कहे पहले हम छोड़ दे भाई, तोरे हम रहा नहीं चाहिए। ठीक है, निहायती मूर्ख मतलब ऐसे हुआ, थोड़ी बहस वगैरह हुई। फिर उसके बाद में घनानंद को विश्वास था कि मैं सुजान से बोलूंगा, सुजान चल देगी मेरे साथ, और आराम से एक बढ़िया कुटिया बनाया जाएगा, वहीं पर हम अपना रचना लिखते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे, आराम से हमारा जीवन कट जाएगा। भोजन बना करके बढ़िया जो है सुजान देती रहेगी, ऐसा इन्होंने सोचा। लेकिन सुजान जो थी, कहा भैया राजा का ऐसो आराम कहाँ, और कहाँ तुम्हारे साथ चलो मैं फकीर की जिंदगी जीऊं। तुरंत जो है मना कर दिया सुजान ने। सुजान जाने से मना कर देती है। ऐसे में निम्बार्क संप्रदाय में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं घनानंद साहब। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेने का मतलब होता है कि अब जो है आजीवन जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, स्त्री से दूर रहना उसमें सिखाया जाता है। मतलब स्त्री के पास नहीं जाना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसे आप देखते हैं उस व्यक्त कवि जो प्रेम की पीर का कवि है, उसकी विरह
जो है उनकी रचनाओं में दिखती है। इसलिए श्रृंगार में खास करके वियोग श्रृंगार के प्रबल योद्धा रहे हैं खास करके घनानंद साहब। ऐसे ही आलम की हाल है, ऐसे ही बोधक हाल है। ठीक है, ये सब कहीं रीति न सीती और जस चले दो बस झरझर करे दो भैया। ठीक है, तो इस तरीके से काम होने लगा। आगे बढ़िए। तो ऐसे है भैया ठाकुर साहब। ठाकुरों जो है इनकी रचनाएं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक के नाम से प्रचलित है। द्विजदेव साहब भी रीत मुक्त परंपरा के हैं। इसका मूल नाम था महाराज मान सिंह। ठीक है, द्विजदेव का। इस तरीके से सारे कवि जो है रीति ग्रंथों की परंपरा से मुक्त होकर के स्वानुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति करते थे। जो उनको लगता था प्रेम में, वो चीजों को बयां कर देते थे। ठीक है, सुमित्रानंद पंत यूं ही नहीं कहते हैं कि क्या कहते हैं सुमित्रानंद पंत, कभी कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाता। कैसे बनता भैया कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ऐसे नहीं निकलती है ताने, ऐसे नहीं निकलते हैं राग। ठीक है, उसके लिए एक वेदना, एक विरह, एक ब्रेकअप जैसी फीलिंग आती है, तब जाकर के वो चीजें निकलती हैं। आह से उपजा होगा गाना, ऐसा नहीं कि पिता पुत्र मतलब कि केवल प्रेमी प्रेमिकाओं के विरह होते हैं, नहीं, सभी का, पिता पुत्र का भी हो सकता है, माता और पुत्र का वात्सल्य हो सकता है, किसी प्रकार का ममत्व हो सकता है, स्नेह हो सकता है, प्रेम हो सकता है। योगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कविता ऐसे नहीं होती, कविता के पीछे बड़ी लंबी प्रक्रिया होती। चले आगे देखो महाराज, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया रहा पेपर में, समकालीन कविता की विशेषताएं बताओ। हम समझावे बाजान, बाकी लिखे तुम्हें थोड़े है, ज्यादा नहीं लिखे है, जितना कहा जाए उतने लिखो, बिना मतलब के बड़की अम्मा हमें बने जरूरत नहीं है। जितना एग्जामिनर लिखे है पेपर में कि भैया इतना प्रश्न लिखो, इतना शब्द में लिखो, हमें उतने शब्द में लिखे है, गिने नहीं है कि भैया एक लाइन गिनो या 2 3 4 शब्द होगा, ना 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 ना, ऐसा ही करो, जैसे 50 शब्द के उत्तर लिखे है तो यह पेज में 2 उत्तर समेट दियो। ठीक है, लिखो सब क्वेश्चन के उत्तर, छोड़ो यक्को ना, चाहे गलत ही लिख डालो, कुछ बनाए बनाए लिख दियो, लेकिन लिखो जरूर। वैसे हमारे वीडियो देख ले तो बनावे की जरूरत ना पड़ी, समझो भैया। तो समकालीन, समकालीन कविता की विशेषता है। ठीक है, समकालीन कविता 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहते हैं। ठीक है, देखो छायावाद तक आप जानते हैं। देखो कविता की अगर बताऊं तो इसे देखो, आधुनिक काल में 1850 से लेकर 1900 के काल भारतेंदु युग है, 1900 से लेकर और 1918 तक का काल द्विवेदी युग है, 1918 से लेकर 1936 तक का काल छायावाद है। ठीक है, 1936 से लेकर 1943 तक का काल कौन है, प्रयोगवाद है, सॉरी प्रगतिवाद है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो, अगला इसे देखो, 1943 से लेकर 1954 तक क्या है, 1943 से 1954 तक आपका भैया प्रयोगवाद। जमन जैसे यमन आए हैं आपके, जैसे प्रगतिवादी कवि में खास करके रामधारी सिंह दिनकर जी, इसमें मुख्य कवियों में आप क्या आ जाएंगे, आज्ञे साहब, धैर्येंद्र कुमार, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें छायावाद में जयशंकर प्रसाद, पंत निराला, ये सब आ जाएंगे, महादेवी जी आ जाएंगी, यमन मैथिली गुप्ता आ जाए हैं। ठीक है, और क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम में पढ़ा है, यमन भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्रा जी, ये सब सभी लोग आ जाए हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओज जी, ये सब आ जाए हैं। 1943 से 1954 तक आवत है भैया कौन, प्रयोगवाद कविता। ठीक है, सॉरी प्रयोगवाद, यमन जयशंकर मतलब ये का नाम है, सचिदानंद सब यमन आ जाए। ठीक है, और 1954 से लेकर और 1960 तक के कविता, ठीक है, नई कविता कहा जाता है। क्या कहा था भैया, नई कविता आंदोलन। 1954 में नई कविता आंदोलन शुरू हुआ, 1960 तक चला। वो करे बाद में 1960 के बाद के कविता का सठोत्तरी कविता कहा थे। क्या कहा थे, साठोत्तरी कविता, यानी उत्तरी माने होता है बाद में, 60 माने 60 के, कौने 60 के, 1960 के बाद की कविता का साठोत्तरी कविता, उत्तरी माने बाद में, उत्तर माने बाद में, 60 उत्तरी, यानी कि 1960 के बाद कविता साठोत्तरी कविता। वही साठोत्तरी कविता का समकालीन कविता कहो चाहे साठोत्तरी कविता कहो, बात एक है, वह समकालीन कविता का विशेषता रही है। पूछा गया भैया, आयु लिख दियो। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। एक कहते छाया का क्या कहते, भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग हो जाएगा ये हो जाए द्विवेदी युग, द्विवेदी होगा, छायावाद। ठीक है, ये होगा आपका प्रगतिवाद।
प्रयोगवाद, ठीक है, नई कविता, 1960 के बाद में समकालीन कविता। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझो भैया, मजा आवा। चलो, अरे तबाही मत यार, हिंदी में बहुत ज्यादा एक प्रकार से कोनो दिक्कत नहीं, सब समझो आराम से बस। तो समकालीन कविता 1960 के बाद की कविता है, उसी की विशेषता पढ़नी। पहली विशेषता लिखो भैया, सबसे पहली बात तो आजादी के प्रति मोहभंग है, मोहभंग और यथार्थवाद। इसमें स्वतंत्रता के बाद की विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मध्यम वर्ग के मोहवंश का तीखा यथार्थ चित्रण किया गया है। इसमें क्या किया गया बेटा, इसमें जो है भ्रष्टाचार, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त होगा स्वतंत्रता के बाद, विसंगतियां तमाम सारी आ गई, और जनता की जो है जिस तरीके जनता का वो होने लगा, शोषण होने लगा सरकारों के द्वारा, राजनीतिक चीजों के द्वारा, तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर आपको पढ़नी। तो ये आजादी के प्रति मोहभंग, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा था, तो इन सभी के प्रति मोहभंग हो चुका था। जनवादी चेतना, यह कविता आम आदमी के संघर्ष, दुख और पीड़ा को बाणी देती है। नहीं, जो समकालीन कविता है, ये जो आम आदमी है उसके दुख में क्या दुख, उसका जीवन का क्या दुख है, क्या संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में है, जिससे इसमें जनवादी कविता, जनवादी चेतना का भाव भी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। अस्वीकृति और विद्रोह, अस्वीकृति और विद्रोह, यह स्थापित मूल्यों, परंपराओं और मिथकों के प्रति अस्वीकृति तथा विद्रोह का स्वर मुखरित करती है। कौन सी कविता, यही कविता। कौन सी कविता बेटा, यही कविता। यही कविता मतलब कि समकालीन कविता। इसके अलावा अकाव्यात्मक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, यानी कि काव्य, यहाँ पर ऐसे ये नहीं कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा, यहाँ पर आह वाह खत्म हो जाता है। यहाँ पर भैया केवल ज्ञान, जो कविता होता है सब ज्ञान दे, जितने भी कवि हैं सब ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान कैसे, मैं निकला यहां जा रहा था, रास्ते में एक मुझे कीड़ा टकरा गया। अरे ये कौन सी कविता है महोदय, ऐसी कविता करोगे तो फिर गद्य ही ना लिख डालो, निबंध लिख डालो भैया। हमारे साथी बीएचयू में मैं पढ़ता था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एमए की जब जो है पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे कवि, हमारे साथ के ही कवि अभी भी कवि बन रहे हैं। उनको कवि का भी नहीं पता होता, लेकिन वो लिखना शुरू कर देते थे। क्या लिखते थे, मैं जा रहा था, गुलाब की पंखुड़ियां मुझे बुला रही थी। अरे महोदय ये कौन सी कविता है नाथ, इसको तो एक छोटा सा बच्चा बता देगा, गुलाब की पंखुड़ियां हमको बुला रही कि नहीं बुला रही। कविता का एकदम से खत्म कर दी ये सब मिल गए खाली। अरे भैया, जैसे अगर तुम्हें कोनो संघर्ष लिखे है, केहू के दया लिखे है, केहू के भ्रष्टाचार पर लिखे है, या कहूं लिखे है, मान लीन तो निबंध लिख डालो, एक ठू कहानी बना के समस्या समझाई दियो। अब तू कहानियों में समस्या बतावत हो, तो आदि मनोरंजन कब करे। जैसे जकरे लगे समस्या है ते तो कहानी बताए दियो, जकरे लगे समस्या नहीं ते मनोरंजन करा चाहता है, समस्या भुलावा चाहता है, तो हरदम समस्या सोचा करे, मरी जाए वैसे आदमी। यह लिए जरूरत है आज ऐसी कविता करने की जो कि राइमिंग वर्ड जिसमें लास्ट में हो, यानी कि जैसे कि मंगल भवन मंगल हारी और द्रव सुदर्शन अजर बिहारी। बिहारी और हारी जब मिलत है तब है कविता कही जाए सकती का, जब ओका गाओ बढ़िया से, सुने में मजा आई जाए। जैसे कुमार जी विश्वास जी कविता गावत है ना, कहे नहीं कवि जी कह दी, बहुत सारे कवि क्या कहे कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि और उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम, जुगनू के समान है। ठीक, जहां तहां करत प्रकाश, दुप से जलत है दुप से बुझाते, कौनो मतलब ना। ये आजकल के कवि मेढक जानो, बरसात के मेढक टर टर बोले लागे, काम खत्म। यह कवि के हाल है। तो यह कविता में जो रहा, कौनो लय तु छंद बंद सब खत्म होगा, बेकार हो गई कविता, गद्यात्मक कविता लिखी जा रही थी। अकाव्यात्मक भाषा, इसमें अतिरंजित सौंदर्य के बजाय बोलचाल की सहज और सपाट और गद्यमय भाषा का प्रयोग किया गया। इसे साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नागार्जुन की रचनाओं के नाम लिखिए। भैया बहुत जैसे जुखाम का है, अब एक प्रचार है, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, भैया यह लियो, खाई थे। ठीक है, कोनो प्रमोशन वगैरह ना आई है, ध्यान रखो कि हमें प्रमोशन करे, कुछ नहीं करे, आज तक रुपया नहीं मिला प्रमोशन के कहूं से। ठीक है, चलो, नागार्जुन बाबा, इनकी उपाधि क्या है, बाबा कहा था नागार्जुन साहब का, क्या कहा था, बाबा। रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए, जनवादी कवि हैं नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्रा जी इनका पूरा नाम था, यात्री उपनाम से बड़े फेमस हुआ करते थे। इनकी कई सारी रचनाएं हैं बाबा नागार्जुन की। इनके काव्य संग्रह हैं, जैसे कि युगधारा काव्य संग्रह है, सतरंगे पंखों वाली,
प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, भस्मांकुर एक खंड काव्य है। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं, किसके? बाबा नागार्जुन के। अन्य कविताओं की अगर बात की है तो अकाल और उसके बाद कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कविता संकलित है। बादल को घिरते देखा, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, अभी भी इसकी व्याख्या भी आई है, ये कविता पढ़नी है। मनोज्ञा, तो ये दो कविता आपके पाठ्यक्रम, अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा। अकाल और उसके बाद कविता, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कई दिनों तक छिपकलियों की मतलब उसमें पड़ती रही गश्त, ऐसे कविता है बड़ी जबरदस्त। मनोज्ञा, बहुत दिनों के बाद, शासन की बंदूक, ठीक है, ये सब कविता किसकी है? ये है बाबा नागार्जुन की। उपन्यास, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये सब रचना, ये उपन्यास लिखा भी नागार्जुन ने। नागार्जुन प्रगतिवादी और व्यंग्यात्मक काव्य के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये सब इतना आप लिख सकते हैं, आराम से 50 शब्द हो गए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था चौथा, विद्यापति की उपाधियों के नाम लिखिए। विद्यापति की कई उपाधियां हैं। महाकवि विद्यापति को प्राप्त कुछ प्रमुख उपाधियां निम्नलिखित हैं। जैसे इनको कविशेखर कहते हैं विद्यापति को, यह उनकी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के कारण इनको कविशेखर कहा गया, यानी कवियों में उच्च, कवियों में बड़ी जबरदस्त चीजें जो रही इनमें, कवि कंठाहार इनको कहते हैं। यह उपाधि उन्हें काव्य रचना के कारण मिली, क्योंकि उनकी काव्य रचना जो है रही है इनकी। इसके अलावा दशावधान, इसका अर्थ है कि एक साथ 10 विषयों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति, इसीलिए इनको दशावधान कहते हैं। दशावधान यानी कि एक साथ 10 विषयों पर रुचि रखने वाले व्यक्ति थे कवि विद्यापति। इसके अलावा इनको खेलन कवि भी कहते हैं। यह उपाधि उनकी सरस और मधुर पदावलियों के कारण ही उनको दी गई, इसलिए इनको क्या कहा गया? खेलन कवि कहा गया। मैथिल कोकिल भी इन्हीं को कहा जाता है। यह उनकी मैथिली भाषा में रचित मधुर पदावलियों की लोकप्रियता की वजह से इनको मिली सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी कौन? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो विद्यापति जी, छोटा बच्चा भी जानता है, कक्षा 10 का या कक्षा 11 का, ठीक है। ये सब उपाधियां इनको दी जाती है। इसके अलावा उनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कंठाभरण, खेलन कवि, दशावधान, ठीक है, और कविशेखर जैसी उपाधियां इनको दी जाती विद्यापति जी को। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया लघु उत्तरीय का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? नाम सहित उल्लेख कीजिए, ऐसा नहीं कि वैसे बता दी, नाम सहित उल्लेख कीजिए। मजा आ रहा है पढ़ने में भैया तो बताओ, गुरुजी मजा आवत है, वीडियो को लाइक करो, इतना लाइक करो कि लोग जाने कि हाँ शुक्ला गुरुजी हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक है। एक बताओ लोगन से कि भाई अगर बीए पढ़े के तो बीए का टक्कर के कोनो चैनल शुक्ला रिपोर्ट के अलावा कोनो है नहीं जो इतना वीआईपी तरीके से, इतना बारीकी के साथ कोनो मुद्दा का समझा दिया आपकी अपनी भाषा में, सरल भाषा में, ठीक है। चलो भैया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे बड़ा इतिहासकार हैं। हिंदी का सबसे बड़ा जो है इतिहासकार नहीं, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहासकार है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी, हिंदी के सबसे बड़े आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल में बांटा है। पहला काल है भैया वीरगाथा काल। आदि काल को वीरगाथा काल कहा इन्होंने, आदि काल भी कहते हैं इसी को। संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक का जो समय काल है वो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। संवत 1375 विक्रमी से संवत 1700 विक्रमी तक का समय काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा रीति काल तीसरा कालखंड बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्यकाल भी इसको कहते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल यानी पहले वाला और उत्तर माने बाद वाला, ठीक है। रीतिकाल संवत 1700 विक्रमी से लेकर के संवत 1900 विक्रमी तक का समय काल रीतिकाल है। विक्रम संवत को सन संवत में बदलने के लिए 57 से घटा देते हैं, आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर इसको निकालना हो सन में तो क्या होगा, आप यहाँ पर 57 घटा देंगे, यहाँ से उधार लेन भैया, यहाँ भाई 10 माह से 7 गए 3, यहाँ भाई 9 माह से 5 गए, 9 माह से 5 गए 5 4 9, यहाँ 1643 ईस्वी में लागू 1643 ईस्वी से लेकर और 200 साल तक चला रहा, तो आपका 1916 1843 तक, ठीक है, समय काल 1843 तक कौन सा रीतिकाल रहा ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखो। गद्य काल आधुनिक काल को कहा, चूंकि गद्य का विकास इसमें हुआ था। आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 विक्रमी से लेकर और अब तक का समय काल गद्य काल आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ला जी का बताएं, ठीक है। बड़ी जबरदस्त तरीके से काल विभाजन किया। हिंदी का सबसे पहला वैज्ञानिक काल विभाजन इन्होंने ही प्रस्तुत किया। शुक्ल जी का काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है, जो आज भी सर्वाधिक मान्य है। और कभी भी मुद्दा फंसता है किसी हिंदी साहित्य में, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक उठाई जाती है, ठीक है। जो पुस्तक सर्वमान्य पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक रखी हुई है, हिंदी साहित्य अगर किसी बच्चे को पढ़ना है
टीजीटी पीजीटी या कुछ भी पढ़ना है, अगर ये पुस्तक उस बच्चे के पास नहीं तो वो बच्चा एक प्रकार से हिंदी साहित्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो हिंदी साहित्य को पढ़ नहीं रहा है बल्कि बस केवल वो पास होने के लिए पढ़ रहा है। ये काम, ये जो है, ये रचना आप खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बड़ी जबरदस्त रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस रचना का मैं उल्लेख कर दूंगा, नीचे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, पुस्तक इसको डाल दूंगा, आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, जो भी मात्र इसके 200 रुपए यहाँ पर बोल लिखा हुआ है, बट अब कितने की आती मुझे नहीं पता, लेकिन पुस्तक बड़ी जबरदस्त है। रामचंद्र शुक्ला जी की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो शुक्ल जी का काल विभाजन जो है सात्विक दृष्टि से मान्य है। जिन बच्चों को हमारे पीडीएफ प्राप्त करने से, ये पूरा पेपर का साल पेपर का पीडीएफ, ऐसे तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है हमारे पास, हिंदी के, संस्कृत के, जियोग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। जिन बच्चों को हमारे से जुड़ना है, एसएमएस करिएगा। पुराना नंबर हमारा बंद हो चुका है तो उस पर एसएमएस नहीं करना, उसमें बहुत सारे बच्चे एसएमएस कर रहे होंगे, लेकिन क्या किया जाए, नंबर बंद हो गया व्हाट्सएप की तरफ से, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है मेरा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा फायदा हो, हमको थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो प्लीज आप जो है पीडीएफ नोट्स प्राप्त करिए और इस नंबर पर एसएमएस करिए 9984 039 139, इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ये नया नंबर हमने चालू किया है, इस पर एसएमएस करेंगे, क्या अपना नाम, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा और लाइव क्लास वाले लिंक, पीडीएफ नोट जो आपको जो है पूरा प्लेलिस्ट की लिंक नहीं मिल रही यूट्यूब पर, वो सारी प्लेलिस्ट की लिंक भी यहाँ पर हिंदी की मिल जाएगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। प्रथम सेमेस्टर के लिए पूरी तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। ये फीस कैसे जमा करनी है, आपको जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, इतना आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, स्कैनर, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ठीक, कितने रुपए बेटा, 100 रुपए फीस आपको जमा कर देने हैं। जैसे ही 100 रुपए आप फीस जमा करेंगे, आपके पास जो है मैं जोड़ दूंगा आपको, ठीक है, ग्रुप से। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात भी आप ध्यान रखें, किसी भी दूसरे से आप जमा करवा सकते हैं फीस, चाहे जो भी हो, ठीक है, आपके घर का, बाहर का, कोई भी हो, फीस जमा कर सकता है। मैं तो कहूंगा कि आप अगर जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ जुड़ते हैं तो आपका 50 रुपए की छूट अभी चल रही है, ऑफर में है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं फ्री एकदम से हूं, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए व्यवस्थित मैं कर रहा हूं। अभी क्या हो जाएगा कि बहुत सारे बच्चे उस नंबर, पुराने नंबर पर एसएमएस करें 91 193 60 62 पर, लेकिन उस पर आपको नहीं करना है अब, ठीक है, इस नंबर पर आपको करना है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस आपकी वैसे तो 200 रुपए हो जाती है, एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए, तो दो सेमेस्टर की 200 रुपए, लेकिन 200 रुपए आपकी नहीं लगेगा, आपका कम कर दिया गया फीस, मात्र और मात्र 150 रुपए फीस, मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में आपको ऐसे प्रैक्टिस पेपर, साल पेपर भी मिल जाएगा और पेपर का साल सोल्यूशन भी अब मैं आपको दे रहा हूँ, पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस सेट, लिखित का भी प्रैक्टिस सेट, केवल एक सब्जेक्ट हिंदी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का। जैसे आपके जो भी 2 मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, को करिकुलर, फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन के 5 प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिल जाएंगे, फर्स्ट एड हेल्थ का प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र इसी 150 रुपए में। फर्स्ट का भी मिलेगा और पूरा सेकंड सेमेस्टर की क्लास आपकी 6 महीने की, और प्लस में आपकी पूरी प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, पीडीएफ, लाइव क्लास लिंक, सब कुछ मिलेगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पर भी अब की बार सेकंड सेमेस्टर में प्रयास करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें व्यवस्थित किया जाएगा। जिनको भी जुड़ना है तुरंत फीस जमा करेंगे, जुड़ जाएंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हो, कम से कम आपकी 60 रुपए की एक सीरीज आती है, आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, 300 रुपए की सीरीज में आप पैसा जो है खत्म करोगे, लेकिन हमसे जुड़ोगे तो मात्र 150 रुपए में आप दोनों सेमेस्टर का प्राप्त कर लोगे, और वो 600 रुपए में आपकी सीरीज आएगी दोनों सेमेस्टर की, लेकिन आप केवल 150 रुपए में सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। सबसे बढ़िया बात है कि आप एसएमएस करें अपने घर में, आप सोचे 100 रुपए 150 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप घर से निकलते बाहर कब खर्च होता तो कुछ पता नहीं चलता, आप मोटरसाइकिल लेकर के आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाएंगे, आपका कब पैसा खत्म हो जाएगा चाय पानी पीने में, सब आप कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको इतना गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको जानकारी चाहिए होगी, तमाम सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास किया था। चलें, तो आप तुरंत जुड़े, देर ना करें। तो यह लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर हो गए आपके। अब अगला आपका है खंडबा। खंडबा लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देश, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 8 प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और सब कुछ मैं बताऊंगा, संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। देखिए, प्रश्न आपका था, ये कविता आपके पाठ्यक्रम की है, और संकलित क्या है, लिखा है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लो खा से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब आप ऐसा करिएगा कि वीडियो पीछे करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको इसकी व्याख्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? ये प्रस्तुत पंक्तियां सुप्रसिद्ध कवि, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम है निराला, ओज के कवि कहे जाते हैं, इनके द्वारा रचित कविता बादल राग से उद्धृत है।
इस कविता प्रसंग लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। यहां वे बताते हैं निराला जी कि पूंजीपतियों और शोषकों का विनाश यानी विप्लव होने पर समाज के छोटे यानी शोषित वर्ग को ही सुख और शोभा मिलती है। जिस तरीके से जैसे जब विप्लव नष्ट हो जाता तो छोटे पत्ते जो होते हैं उनको सुख मिलता है, ऐसे ही आप देखते हैं जब जो पूंजीपति लोग हैं जिनके पास खूब पैसा, जब उनका विनाश हो जाता तो जो गरीब लोग हैं जिनका शोषण किया जा रहा था तो उनका एक प्रकार से फायदा होगा। प्रसंग जो होता है वो क्या होता है? संदर्भ। क्या संदर्भ माने कि किसने लिखा है और कहां से लिया गया है, जो पंक्तियां हैं उसको संदर्भ कहते हैं। प्रसंग का हुए, प्रसंग माने कि कौने प्रसंग में कौने वो पे बात कही जाती, किस मतलब कि किस समय की बात हो रही, प्रसंग क्या भूमिका है उसकी क्या है। तो वहीं पर इसका जो है यहाँ पर है बादल गर्जन और बरसना क्रांति का प्रतीक है जो शोषकों को भयभीत करता है किंतु शोषित के लिए खुशहाली लाता है। तो बादल जो गरजता है वो शोषकों को भयभीत करता है, बादल गरजना, लेकिन जो शोषित वर्ग है जिनको दबाया गया है, ठीक है, जो गरीब वर्ग है उनको खुशहाली होती बादल गरजने से, लेकिन जिनको एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जिन्होंने शोषण किया है उनको दिक्कत होती है। व्याख्या यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि खेत में खड़े छोटे पौधे अर्थात समाज का निम्न और शोषित वर्ग जो है वो छोटा पौधा अपने हल्के भार यानी कि छोटी संपत्ति या चिंताओं के साथ हंस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कविता अगर पढ़ने का प्रयास करूंगा, मैं एक बार कोशिश करता हूं कि आपको मैं कविता को पढ़ाने का भी प्रयास करूं यहाँ साथ साथ, ताकि आपका क्लियर होता रहे। ठीक है, चलिए चीजों को हम आपको बता दें ताकि क्लियर हो, आपको चीजें समझ में आती रहे और आप आसानी से चीजों को पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। ठीक है, यानी कि कवि कहता है कि खेत में खड़े छोटे पौधे जो होते हैं वो छोटे भार, चूंकि इन पर भार कम लदा हुआ है, यानी समाज का जो निम्न वर्ग है, शोषित वर्ग है, अपने हल्के भार यानी छोटी संपत्ति या छोटी चिंता उसके पास है, उसके साथ वो हंस रहा है। ठीक है, वो हंस रहा है चूंकि उसके पास छोटे भार है। सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, आगे की पंक्तियों का अर्थ, उसके पास अपार अनाज या फसल सस्य अपार है, वे हवा के झोंकों से हिल हिल कर और खिल खिल कर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे हाथ हिलाकर क्रांति के प्रतीक बादल को बुला रहे हैं। छोटे जो आवाहन करते, क्रांति का आवाहन कौन करते हैं? जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण किया गया है, जो बेचारा गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो वर्ग जो है क्रांति का आवाहन करता है, बादल को बुलाता है, गरजने को बुलाता है, बादल रूपी क्रांति का आवाहन करता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर जो शोषक वर्ग है, जो एक प्रकार से धनी अमीर वर्ग है, वह अमीर वर्ग बेटा क्या करता है? अमीर वर्ग जो है डरता है, वो सोचता है कि क्रांति आ जाएगी तो हमको उखाड़ करके फेंक देगी। ठीक है, खिल के हाथ हिला, तुझे बुलाते विप्लव खा से छोटे ही शोभा पाते। आगे लिखेंगे कवि का आशय यह है यहाँ पर कि जब क्रांति होती है तो विप्लव यानी क्रांति या विनाश के आकाश यानी खा माने आकाश में केवल छोटे लोग, छोटे पौधे, गरीब किसान ही वास्तविक शोभा और आनंद प्राप्त करते हैं। जब भी विनाश आता है तो उसमें छोटे पौधे मजा करते हैं, बड़े पौधे जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। क्रांति पूंजीपतियों का विनाश करती है जिससे शोषितों के जीवन में समृद्धि आती है। यही इस कविता का बादल नाग का उल्लेख किया गया। बादल को एक प्रकार से क्रांति का प्रतीक बना करके बुलाया गया है। इस पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा जो है बेटा शुद्ध खड़ी बोली है जिसमें प्रतीकात्मकता और ओज का समन्वय किया गया है। क्योंकि निराला जी ओज के कवि हैं और इनकी भाषा प्रतीकात्मकता तो स्वाभाविक सी बात है मिलेगी आपको। बादल को क्रांति के रूप में बुलाने का प्रयास करते हैं। पौधा, छोटा पौधा वो शोषित वर्ग है जिसका शोषण किया गया है, और जो बड़ा पौधा होता है वो एक प्रकार से पूंजीपति वर्ग है जिसका विनाश हो जाता है क्रांति के बाद में। इसमें अलंकार का प्रयोग क्या है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। छोटे पौधों का हंसना, हाथ हिलाना, ये सब प्रकृति को मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि प्राकृतिक चीजों को एकदम से मनुष्य की भांति दिखाना, प्रकृति का सजीव चित्रण करना, उसी में मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और छायावाद की विशेषता रही कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानव के समान बताने का प्रयास। जैसे छोटे पौधे हाथ हिलाते हैं, हंसते हैं, बुलाते हैं बादल को। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया, जैसे हिल हिल खिल खिल, यहाँ पर एक ही शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, हिल हिल खिल खिल, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसको बोलते हैं। ठीक है, इस भाव यह है इस कविता का, क्या भाव है बेटा? भाव है कि क्रांति की जनवादी चेतना और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव प्रमुख रूप से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्लियर? इस तरीके से निराला जी की रचना का व्याख्या आपने समझा। आगे देखेंगे दूसरी व्याख्या थी। अगला क्या है? दूसरी व्याख्या बेटा, क्या व्याख्या है? ठीक है, सफल आज उसका तप संयम
पिला अहिंसा अस्तन सुधोपम हरति जन मन भय भव तम भ्रम जन जननी जीवन विकासनी। ये कविता बेसिकली अगर देखेंगे, इसका संदर्भ देखें, कहाँ की कविता है बाबू? ये कविता है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित कविता बापू अथवा बापू के प्रति कविता, उससे ली गई है। प्रसंग इसका है कि इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व, उनके तप, उनके संयम और अहिंसा के सिद्धांतों का गुणगान किया है, जिससे देश और जनजीवन का उद्धार हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस कविता की व्याख्या इसकी क्या है? व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या: सफल आज उसका तप संयम। कवि महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहता है कि आज उनका तप, यानी कि सफल आज उसका तप संयम, आज उनका तप और संयम यानी कठिन साधना जो महात्मा गांधी की थी वो सफल हो गई है। कैसे? पीला अहिंसा अस्तन्य सुधोपम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय जनजीवन को अमृत के समान सुधोपम अहिंसा रूपी दूध यानी स्तन्य पिलाया है। स्तन्य सुधोपम यानी सुधा माने होता अमृत, अमृत के समान अहिंसा रूपी दूध जो कि अमृत के समान है, उसको पिलाने का काम किया भारतीय जनता को, जनजीवन को। किसने? महात्मा गांधी ने। हरति जन मन भय भव तम भ्रम। इस अहिंसा के बल पर ही उन्होंने लोगों के मन से भय को दूर किया है, यानी कि मन भय, हरति जन मन भय यानी जनता के मन का भय को हर दिया। हरति जन मन भय भव तम भ्रम, और सांसारिक अंधकार यानी कि भावोत्तम जो है सांसारिक अंधकार को दूर किया, तथा भ्रम को भी हर लिया है। किसने? इस अहिंसा रूपी अमृत के समान दुग्ध ने, जिसको महात्मा गांधी ने पिलाया है। उस दुग्ध के पान से, अहिंसा रूपी अमृत रूपी उस दुग्ध पान करने से जो भारतीय जनमानस है उसका जीवन का सांसारिक अंधकार मिट गया है, उसका भय दूर हो गया है, उसका भ्रम दूर हो गया है अहिंसा रूपी उस जो है अमृत का पान करने से। आगे कहते हैं जन जननी जीवन विकासनी। इस अहिंसा के बल पर ही सब कुछ हुआ है। गांधी जी को कवि ने जन जननी कहा। जन जननी मतलब कि लोगों की माता कहा है। किसको? महात्मा गांधी को, क्योंकि वे भारत की जन जननी के समान है और जीवन विकासनी यानी जीवन को विकसित करने वाली एक शक्ति है। अर्थात उन्होंने अहिंसा के मार्ग से देश को स्वतंत्रता दिलाई और जनमानस का चरित्र निर्माण कर जीवन को एक नई दिशा दी। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि इसकी भाषा जो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग पंत जी करते हैं। तत्सम प्रधान शब्दावलियों का प्रयोग भी पंत जी करते हैं। अच्छा, निराला को छोड़ निराला भी करते तत्सम। छायावाद के कवि बेसिकली तत्सम प्रधान शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जितने भी कवि, निराला, पंत, प्रसाद, सब। खड़ी बोली पंत जी की विशिष्ट शैली का प्रयोग है और खड़ी बोली का प्रयोग है। अलंकार की बात की तो रूपक अलंकार का प्रयोग है। अहिंसा अस्तन्य सुधोपम, अहिंसा को अमृत के समान दूध मानना, एक रूपक अलंकार का प्रयोग यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है। आगे देखेंगे और भाव इसमें क्या है? गांधी जी के प्रति श्रद्धा, अहिंसा की शक्ति में विश्वास और उनके तप संयम की महत्ता का वर्णन या बखान सुमित्रानंद पंत साहब ने किया है। तीसरी व्याख्या है, देखें ये व्याख्या आपकी है। कौन सी व्याख्या बेटा? ये व्याख्या बड़ी जबरदस्त है। कौन सी व्याख्या है? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। यहां पर गोरी एक स्त्री की बात नहीं हो रही बल्कि एक गुरु की बात हो रही। चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, यानी पिया के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। यानी यहाँ गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर प्रेम के माध्यम से गुरु की प्राप्ति भी आपको दिखाई गई। यह अवतरण सूफी कवि और हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। प्रसंग है, प्रथम दो पंक्तियां खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कही थी। अंतिम दो पंक्तियां उनकी सूफी प्रेम भावना ईश्वर से एकाकार करने को दर्शाती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो रचना है, पहली रचना व्याख्या लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि क्या है भैया कि खुसरो अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के शव यानी मृत्यु का जो उनका जो शव है, शरीर है, उसको देख करके अत्यंत दुखित हो जाते हैं और दुखने के बाद में कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। एक दिन सबको जाना है। अत्यंत दुख और विरह की भावना व्यक्त करते हैं वे और कहते हैं कि गोरी माने गुरु का पार्थिव शरीर, पार्थिव माने जो मरा हुआ शरीर है, जो सफेद कफन में लिपटा हुआ है। सेज यानी गोरी सोए सेज पर, सेज माने होता अंतिम सैया को, सेज या कब्र जिसको आप कह सकते हैं मुसलमानों में, उस पर लेटा हुआ है और उसका मुख पर केस बिखरे हुए, केस माने बाल बिखरे हुए हैं।
उस कविता में ये कहता है। और आगे क्या कहता है कवि, कहता है कि गुरु के चले जाने से संसार सूना हो गया है, इसीलिए खुसरो कहते हैं चल खुसरो घर आपने, हे खुसरो अब तुम भी इस संसार से अपने वास्तविक घर यानी परलोक जाने की तैयारी करो। चल खुसरो घर आपने, चूंकि रैन भई चहुदेश, चारों संसार में जो है अंधेरा हो चुका है, क्योंकि गुरु के बिना रैन भई चहुदेश यानी कि चारों दिशाओं में अंधेरी रात यानी अज्ञानता और विरह छा गया है। गुरु चला गया, अब संसार अंधेरा अंधेरमय हो गया है। ऐसे में उस उजाले की ओर जहां गुरु गया, उस परम सत्ता की ओर अब हमको चलने का भी समय आ गया। गुरु की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ऐसे दोहे को लिखा, धन्य है वो गुरु और धन्य है वो शिष्य जिसने इस तरीके की भावना विद्यमान है। गुरु जी नहीं रहे, अब मुझे भी नहीं रहना है संसार में, क्योंकि गुरु ही हमको मार्ग दिखाता था, गुरु ही हमको अंधेरे में उजाला दिखाता था। इस प्रकार की बात। इसके विपरीत अंतिम दो पंक्तियों में, आप अंतिम पंक्तियों में आत्मिक मिलन का आनंद है। खुसरो कहते हैं, कौन सी कहते कि क्या कहते हैं, दूसरी पंक्तियां क्या है, खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, ठीक है, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग, ठीक है। उनका कहते हैं कि आत्मिक मिलन का आनंद है। खुसरो कहते हैं कि उन्हें अपने प्रियतम यानी परमात्मा के साथ सुहाग की रात, आध्यात्मिक मिलन की रात को सुहाग की रात मिली है और वह उनके संग जाग रहे हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जिनके पति, अगर पति पत्नी साथ में तो उनका बढ़िया है, सब कुछ बीत रहा है, पति पत्नी साथ में नहीं तो फिर उनका बेकार बीत रहा है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा जब एक साथ रहती है तो वो बढ़िया, जान लीजिए मिलन हो गया और सब कुछ ठीक है। आत्मा परमात्मा से अलग है तो वही से बिछड़न है, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है। इस मिलन में तन मेरा मन पीऊ को, अर्थात मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही पूरी तरह से प्रियतम यानी परमात्मा को समर्पित हो गए हैं और दो भय एक रंग, दोनों मिलकर के एक हो गए, यानी आत्मा और परमात्मा का एक आकार दिखाने का प्रयास अमीर खुसरो ने किया। जो सूफी मत की एकाकार की भावना है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को दिखाने का प्रयास अंतिम दो पंक्तियों में अमीर खुसरो साहब करते। कहते क्या है कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, और क्या कहते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को और दो भय एक रंग। यानी कि तन मेरा मन पीऊ को, तन मेरा है और मन किसके पास है, पिया के पास है, मेरे प्रियतम के पास है। और जब तन और मन दोनों मिल जाते हैं तब एकाकार हो जाता है। किसका एकाकार, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो साहब यही बात कहते हैं, ना केवल अमीर खुसरो बल्कि मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर के कुतुबन मंझन, शेख निसार जैसे बड़े बड़े सूफी काव्य धारा के संत, सभी लोग जो है प्रेम के माध्यम से अपने प्रियतम के मिलने को ही परमात्मा का मिलन स्वीकार करते हैं। लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिक प्रेम की प्राप्ति सूफी काव्य धारा की विशेषता रही है। यह बात अपने जो है दिमाग में बैठा लीजिए और इन चीजों को पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। काव्यगत सौंदर्य क्या है, भाषा खड़ी बोली है, हिंदवी का मार्मिक प्रयोग किया गया, बेसिकली जिसमें हिंदवी है यानी कि इसमें जो है अरबी फारसी के भी शब्दावलियों का प्रयोग है। भाव, पहले दोहे में शोक और गुरु भक्ति है, दूसरे दोहे में सूफी साधना का चरम लक्ष्य परमात्मा से मिलन व्यक्त हुआ है। आत्मा और परमात्मा मिलती है, वही बेसिकली इसमें दिखाया गया है। अगली व्याख्या भैया, नरम निदाग बाल कस्तूरी, वाह भाई, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बाबा नागार्जुन की कविता है। क्या कविता है बाबू, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूढ़ मदिरारूढ़ आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बड़ी जबरदस्त रचना है, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बाबा नागार्जुन की रचना है ये। संदर्भ लिखेंगे कि अवतरण, यह अवतरण प्रगतिशील कवि नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है उस शीर्षक से संग्रहित है, लिया गया है। प्रसंग है कि कवि ने इस कविता में हिमालय के सौंदर्य और वहां की देव योनियों यानी किन्नर किन्नरियों को देव योनि कहा जाता है, तो किन्नर किन्नरियों के आनंदमय कलापूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है, जिसे उन्होंने स्वयं देखा है, उसके बारे में कवि कहता है। व्याख्या लिखेंगे, कवि कहता है, क्या कहता है, बादल, वो कैसे बादल को घिरते देखता है कवि,
कवि कहता नरम निदाग बाल कस्तूरी, कहता क्या है, कवि हिमालय की उपत्यकाओं यानी घटिकाओं या घाटियों जिसको कहते हैं, हिमालय की जो घाटियां, घाटी क्या, चोटी, ऊंची वाली पहाड़ियां चोटी कहलाती है, नीचे की जो गहरी वाली घाटी है इसको इसको घाटी कहते हैं। ये चोटी है, ये घाटी, गड्ढे वाले घाटी, ठीक है। तो कवि कहता है हिमालय की जो उपत्यकाएं हैं यानी कि जो घाटियां हैं उसका वर्णन करता है कवि, ठीक है। और कवि उसका वर्णन करते हुए क्या कहता है, कहता है कि मैंने किन्नर किन्नरियों को वहां पर देखा है। क्या देखा है, मैंने नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, ठीक है, मदिरा अरुण आंखों वाले उन 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 उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। कभी कहता कि वे नरम चिकनी यानी निदाग, निदाग नरम है यानी कि नरम चिकनी वाले, निदाग माने होता चिकनी है, उन पर कोई दाग नहीं है। बाल कस्तूरी, कोमल कस्तूरी मृग की खालों पर, कोमल कस्तूरी मृग जो पाए जाते हैं जंगलों में पाए जाते हैं, तो उन्हीं की खालों पर पलथी मार करके आराम से बैठे हुए उन किन्नर किन्नरियों को देखा है, जो कि एक प्रकार से बहुत ही सुंदर है। उन घाटियों में मैंने देखा है, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले, मदिरारुण आंखें मतलब कि मस्ती से भरी आंखों को मदिर आरुण कहते हैं। आंखें मदिर यानी कि उनकी आंखें मदिर यानी कि मस्ती से भरी हुई हैं, और अरुण यानी हल्की लाल है। मदिरा अरुण मतलब कि मदिर से मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जैसे दारू पीता है उसके बाद में थोड़ी आंखें भांग खाता है, आंखें थोड़ी लाल हो जाती है, मस्त एकदम से ऐसे तिरछी निगाहों से देखता है, नशे में किस प्रकार से है जैसे मान लीजिए, ठीक है, सोमरस पान करके समझ लीजिए, तो उसी को मदिरारुण कहते हैं। मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मस्ती से भरी, और अरुण यानी हल्की लाल आंखें हैं, वही आनंद से उन्मद यानी मस्त एकदम से प्रसन्न किन्नर किन्नरी उस मृग के छालों पर पलथी मार करके बैठे हैं, जिनके बदन मतलब कि जिनका जो जो है शरीर एकदम से चिकना है, उनके बाल कस्तूरी यानी छोटे छोटे कस्तूरी के जो मृग है उनके खालों पर बैठे हुए हैं। कवि ने यहाँ पर, ठीक है, आगे क्या कहा, कवि ने उनकी कोमल और सुंदर यानी मृदुल मनोरम अंगुलियों को और उनकी बांसुरी यानी कि बंसी पर फिराते हुए फिरते देखा है, जिससे मधुर संगीत निकलता होगा। मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल धवल गिर के शिखरों पर, ठीक है। इस तरीके से कवि कहता है यह दृश्य हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता के बीच कला और प्रेम से भरे एक स्वर्गीय जीवन की कल्पना प्रस्तुत करता है। इस अलौकिक सौंदर्य के साथ कवि पुनः कहते हैं कि मैंने पहाड़ों पर बादलों को घिरते देखा है, ठीक है, उसमें वहां पर किन्नर किन्नरिया बैठी है, मृग के छाल बिछा करके पलथी मार करके बढ़िया, और अपने सुंदर सुंदर अंगुलियों का प्रयोग करके ऐसे मधुर राग में बांसुरी बजा रही हैं, और इस तरीके से निदाग हैं जिनका एकदम से शरीर एकदम से बहुत ही मनोरम है। काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, चित्रमय खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाव की बात की तो प्रकृति के सौंदर्य और अलौकिक जीवन यानी कालिदास के मेघदूत से प्रेरित रचना है, ठीक है। सच सच बतलाना कालिदास तुम रोए थे, हिम रो बादल लोया था कि तुम रोए थे, ये भी कहते हैं ये, ठीक है। यथार्थी और कल्पनात्मक चित्रण किया गया। मेघदूत रचना कालिदास की मेघदूतम, मेघ को यानी बादल को दूत बना करके भेजते अपने प्रियतम प्रियतमा के पास, कौन, कालिदास, और उसी चीज पर उसी पर आधारित है रचना, ये बात ध्यान रखेंगे। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया, हिमालय की एक एक चीजों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के भी आन मिलावल खित लावन लावन सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, अनंग माने तो कामदेव, हेरे पड़े अथीर, और मनमथ कोटि मथन करुजे जन से हेर महिमथ गिर, ठीक है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों की अगर बात की जाए तो मैथिल कोकिल विद्यापति के द्वारा रचित, जो उनकी पदावली से लिया गया, आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे, वहीं से आया है। प्रसंग लिखेंगे, इस पद में कवि ने राधा के अपूर्व रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। राधा के सौंदर्य को देख करके कामदेव भी मूर्छित हो जाते, इतने सुंदर है राधा जी, उन सुंदर राधा जी के बारे में इसमें बताया गया है। व्याख्या लिखेंगे बेटा, जैसे व्याख्या है, देख देख राधा रूप अपार, सखी भाव से युक्त कवि, जो कि सखी भाव से युक्त है एकदम से राधा के बारे में, राधा का रूप यानी सौंदर्य का अत्यंत अपार और असीम जो है चित्रण करता है, और उसको बार बार देखा, कहता है कि राधा रूप देख देख राधा रूप अपार, बार बार राधा जी के रूप को देखता है और उनकी सुंदरता का यशगान करता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा यानी बिह ने अपूर्व रूप से, यानी कि अपूरब के बिह आन मिलावल साल, बिह माने होता है ब्रह्मा, विधि ने अपूर्व रूप से, अपूर्व माने कि अपूरब के यानी कि पहले से, पृथ्वी के समस्त सौंदर्य तत्व यानी कि इसको लामनिसार कहते हैं। लामनिसार मतलब क्या होता है,
लावन सार मैंने होता है कि जितने भी सौंदर्य सारे संसार की इतनी सुंदरता सब ला करके राधा जी में मिला दी है, उसको लाकर एक स्थान पर मिलाकर दिया है और वही राधा का रूप बन चुकी है। ठीक है, अपूरब के बिह आली आन मिलावल खित तल लावन सारी, पूरे संसार की सुंदरता को ला करके राधा जी में मिला दिया है। राधा के सौंदर्य की पराकाष्ठा यह है कि उनके अंग अंग को देख करके अंग ही अंग अनंग मूर्छावत, अंग अंग को देख, राधा जी के एक एक अंग को देख करके अनंग यानी कामदेव भी मूर्छित हो जाती, इतनी सुंदर है राधा जी कि कामदेव से सुंदर पुरुष भी मूर्छित हो जाते हैं, उनके आगे सैकड़ों कामदेव फीके पड़ जाते हैं माता राधा मतलब की राधा जी की सुंदरता के आगे। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हो जा मतलब की मूर्छा हो जाती है, और जो कोई भी इसे अधीर होकर के यानी अधीर देखता है वह भी उसी पर मुग्ध हो जाता है। यानी कि अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरे पड़े अधीर, यानी कि कभी कहता करोड़ों कामदेवों की भांति है, कभी कहता है कि मनमथ कोटि मथन करुजे जन से हेर मही मथ गिर, यानी कि कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति करोड़ों कामदेव यानी मनमथ कोटि, मनमथ माने होता है कामदेव, कोटि माने करोड़ों, जो व्यक्ति करोड़ों कामदेव यानी मनमथ कोटि को भी मंथन यानी पराजित कर सकता है वह भी, यानी कि करोड़ों कामदेवों को कोई व्यक्ति पराजित कर सकता है वह व्यक्ति भी अगर राधा के रूप को देख करके पृथ्वी पर गिर मतलब कि पृथ्वी पर गिर पड़ता है तो राधा जी कितनी सुंदर है इसके बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसी है राधा जी, अर्थात राधा का सौंदर्य संसार में सर्वश्रेष्ठ है, मोहक है, कामदेव को भी पराजित करने वाला है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, भाषा मधुर मैथिली भाषा विद्यापति की विशिष्ट भाषा का प्रयोग है, अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, कामदेव का मूर्छित होना, यहाँ पर किसी की सुंदरता को देख करके कोई व्यक्ति मूर्छित थोड़ी होता है, यहाँ पर क्या है बहुत अधिक यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार भी किया गया है, रूपक का सुंदर प्रयोग, रूपक अलंकार उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकार किया गया है। भाव क्या है, श्रृंगार रस का आलंबन विभाव यानी रूप वर्णन अत्यंत उच्च कोटि का है जिसमें दिव्यता और माधुर्य का भी समन्वय किया गया है। बड़ी जबरदस्त रचना है, बड़ी जबरदस्त तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है बिहारी लाल का दोहा भैया, क्या, मेरी भव बाधा हरो और की राधा नागरी सोय और जातन की छाई पर श्याम हरित दुति होय। दूसरी पंक्ति दूसरी दोहा है कि फिर चितौत ही रहा तू और टूटी लाज किलाओ अंग अंग छबियो भौर में भौर में भयो मतलब की और मैं भयो भौर की नाव। बिहारी लाल का दोहा है। संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ये दो दोहे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित उनके एकमात्र ग्रंथ बिहारी सत्सई से लिए गए हैं। ठीक है, छोर छवि छोर वहां पर छोर होगा। प्रसंग है पहला दोहा मंगलाचरण का है जिसमें कवि ने राधा की वंदना करते हुए उनसे अपने सांसारिक कष्टों यानी भव बाधा को दूर करने की प्रार्थना की कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई पर श्याम हरित होय। दूसरा दोहा क्या है, नायक नायिका के प्रथम मिलन के समय की उनकी लज्जापूर्ण मनोदशा का चित्रण करता है। ठीक है, व्याख्या, पहली दोहा की व्याख्या देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो, प्रथम दोहा, कवि चतुर राधा यानी नागरी सोई, नागर सोई माने चतुर राधा, उस चतुर राधा से कभी प्रार्थना करता कि मेरी राधा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, से प्रार्थना करता कि नागरी सोई से यानी चतुर राधा से कभी प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सांसारिक बाधाओं यानी भव बाधा जो संसार भव माने होता है भव सागर, उससे उनको उतार दो। तो भव सागर को पार करने वाला जो पुरुष होता है या महिला होती जो भी होता है व्यक्ति, वो जब उस पार करता है भव सागर को तो उसमें तमाम कठिनाइयां आती हैं। जैसे हम जीवन है, ये संसार भव रूपी सागर है, इसमें हमारा जन्म हुआ है, हम इस सागर को पार करके मृत्यु तक पहुंचते हैं तो मृत्यु ही है उस पार जाना, और मृत्यु के अगर मोक्ष हो जाता तो ही आपका पार हो गया, आप भव सागर से नहीं आपकी बेड़ा पार हो गया, नहीं पार हुई तो नहीं। वही मेरी भव बाधा हरो यानी कि हमारी जो सांसारिक बाधा है उसको दूर करे, राधा की विशेषता यहाँ पर बताई गई है और राधा को नागिर सोई कहा गया है। और यहाँ पर आगे कहते हैं कि जा तन की मतलब ऐसी राधा की प्रार्थना करते हैं बिहारी लाल कि जिनकी झाई पड़ने से श्याम हरित यानी श्याम रंग जो है हरे में बदल जाता है। कहते हैं कि जिनके शरीर की झलक मात्र यानी जा तन की झाई पर है पड़ते ही श्याम यानी श्री कृष्ण जिनका रंग नीला या सांवला है वो भी हरित यानी कि हरे रंग के हो जाते हैं। यानी जब भगवान श्री कृष्ण कहा, इसका दो अर्थ है,
या तन की झाई पर श्याम हरित दुती हो, यानी कि यहाँ पर क्या है कि राधा का रूप जो है, उनकी अगर परछाई जो कि एक प्रकार से पड़ती है अगर, तो वो श्याम कलर का यानी काला व्यक्ति भी हरा दिखने लगता है। यानी भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं अगर दुखी भी हैं, वो खुश हो जाते हैं राधा जी को देखने के बाद में। ठीक है, राधा जी की परछाई मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हंसी खुशी से खिल जाते हैं, वही हरा भरा होना कह सकते हैं इसको। इस दोहे के दो अर्थ है। ठीक है, यहां हरित रंग के दो अर्थ हैं। एक भौतिक अर्थ है कि पीला, पीला राधा जी का जो अंग कांति पीला, पीले रंग यानी कि वो गोरी कलर की है राधा जी। और नीले कलर की कौन है? भगवान श्याम। नीला और काला रंग आपस में, अगर नीला और पीला रंग आपस में मिल जाएगा तो कौन सा रंग बनेगा? हरा रंग बनेगा। यानी यहाँ पर एक विज्ञान भी बताया है बिहारी लाल ने। ठीक है, कि पीले कलर की राधा जी है और नीले कलर के भगवान श्री कृष्ण है। नीला और पीला मिला दीजिएगा तो हरा बन जाएगा। एक तो यहाँ पर आपका रंग का कॉम्बिनेशन बताया बिहारी लाल ने। दूसरी बात, भावार्थ क्या कि राधा की कृपा या दृष्टि पड़ने से श्री कृष्ण भी हर्षित यानी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में उस राधा की मैं वंदना करता हूं जिनको देखने मात्र से, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, उन राधा की मैं वंदना करता हूं। यहाँ पर अभावार्थ इसका ये होगा, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा कि भाई पीला कलर राधा का जो शरीर का कलर है उसके पड़ने से भगवान श्री कृष्ण नीले कलर के वो भी हरे हो जाते हैं, यानी कि वो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर इसका ये अर्थ होगा। दूसरी दोहे की व्याख्या है, इस दोहे में नायिका लज्जा के कारण नायक को बार बार मुड़ मुड़ करके देखती रहती है। क्या? कि फिर चितौत ही रहा तू, यानी बार बार जो है वो पहली बार मुलाकात की है, प्रेमी प्रेमिका आपस में मिले हैं, तो बार बार घूम घूम करके अपने प्रिय को देखती है। ठीक है, फिर चितवत यानी दो बार बार वो देखती है मुड़ मुड़ करके, और लज्जा से एकदम से उसका जो है लज्जा है उसके अंदर। ठीक है, फिर चितवत ही रहा तो टूटी लाज की लाव, नायिका के शरीर के अंग अंग में एक अद्वितीय सुंदरता छवि और भरी हुई है जिसके कारण से उसकी दोहरी लाज, प्रेम की लज्जा और सामाजिक लज्जा रूपी डोर टूटी लाज की लाव भंवर में फंसी नाव की तरह हो गई है। यानी कि वो एक तरफ है कि वो देखना भी चाहती है लज्जा को त्याग करके, और वो देख भी नहीं पाती है, मतलब देखती भी है और सोचती सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच न पहुंचे, तमाम सारी चीजें हैं। अर्थात नायिका कमल लज्जा और प्रेम के बीच डगमगा रहा है कि प्रेम को प्राप्त करे कि लज्जा बचाएं अपनी। वह देखना भी चाहती है बार बार अपने प्रिय को, और लाज के मारे वो देख भी नहीं पाती है। ठीक वैसे ही जैसे क्या होता है, जैसे अंग अंग छब छौर में भयो भौर भौर की नाव, जैसे भौर की नाव जो होती है उसके समान हो गया है, लाज के मारे देख भी नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे भंवर में फंसी नाव अपनी दिशा निश्चित नहीं कर पाती है, ऐसे ही एक भंवर में फंसी नाव जिस तक अपनी दिशा निश्चित नहीं कर पाती, ऐसे ही एक जो है प्रिय या प्रियतमा जो है अपने प्रिय को देखने के बाद में वो ये डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं लज्जा त्यागूं या फिर प्रेम को अपनाऊं या लज्जा को। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य की अगर बात की जाए तो भाषा परिमार्जित ब्रज भाषा है, बिहारी की विशिष्टता है इसमें। अलंकार श्लेष अलंकार का प्रयोग पहले दोहे में हरित दुती, और उपमा अलंकार दूसरे दोहे में भयो भौर की नाव, इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग है, पहले में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। शैली गागर में सागर भरने की एक मुक्तक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसी प्रकार से आगे और भी मिलता रहेगा चीजें। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है आपका नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग खिले हो जो बिजली के फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं इसको। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। प्रसंग है, मनु जब जल प्लावन के बाद निराश होते हैं तब उन्हें श्रद्धा दिखाई देती है। ठीक है, ये पंक्तियां श्रद्धा के अद्भुत और दिव्य सौंदर्य का चित्रण करती हैं। कैसे कि नील परिधान बीच सुकुमार खिलुलहा मृदुल अधखुला अंग खिले हो जो बिजुली के फूल मेघ बर बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा एकदम से बैठी है, एकदम सारे जल प्लावन हो चुका है, पूरा जल भर चुका है, उसके बाद में चले यहां पर क्या है भैया, देखिए नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा जल प्लावन हो चुका है, तमाम सब एक शांत स्थान एक टीले पर जो है श्रद्धा बैठी है, मनु एकदम से पीछे से पहुंचते हैं। कभी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है, जब उसको देखता है कि श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र नील परिधान को पहन रखा है श्रद्धा ने। ठीक है, नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग,
ये वस्त्र जो है बेटा, ये वस्त्र जो है जो श्रद्धा पहनी है अत्यंत कोमल है, सुकुमार है। उन वस्त्रों के बीच से उनका कोमल यानी मुलायम, मृदुल और अधखुला अंग शरीर दिखाई दे रहा। थोड़ा सा कपड़े से उनकी शरीर श्रद्धा की दिखाई पड़ रही है। मनु उसी शरीर को देखता है, उसी पार्ट को देखता है। कभी कल्पना करते हुए कहता है कि श्रद्धा का गुलाबी रंग का वह कोमल शरीर नीले वस्त्रों के बीच से झांक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मनो गुलाबी रंग। मनो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर मनु मानो जंजालों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अभी क्या कहता है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, कैसे खिले हो जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जिस तरीके से आकाश में, नीले आकाश में जब गुलाबी कलर की बिजली चमकती है और वो बिजली की चमक जिस तरीके से दिखाई पड़ती है, उसी तरीके से गुलाबी रंग का उनका जो बदन है, उनका जो शरीर है श्रद्धा का, वो दिखाई पड़ता। उस फटे सुकुमार कपड़े से उनका सुकुमार जो मृदुल शरीर है वो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से आकाश में बिजली चमक रही नीले आकाश में। ऐसी तुलना की, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्यों बादलों के जंगल यानी मेघ वन में, मेघ वन के बीच कोई बिजली का फूल खिला उठा हो, जैसे बादल में आकाश में बिजली चमक रही है। यहाँ नीले वस्त्र मेघों के समान है, मेघ माने कि बादलों के समान है, और गुलाबी रंग जो है शरीर बिजली के समान है। यहाँ रूपक श्रद्धा के सौंदर्य को अलौकिक और तेजस्वी बना देता है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य है कि भाषा, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की भाषा कभी भी आप देखेंगे संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान, छायावादी, खड़ी बोली का प्रयोग ये करेंगे, ये बात ध्यान रखें। तो तत्सम प्रधान शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, छायावादी, खड़ी बोली का प्रयोग। अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, खिले हो जो बिजली के फूल, ठीक है, बिजली का फूल। मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार मेघ बन का अद्भुत समन्वय किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। भाव क्या है, प्रकृति के उपमानों के द्वारा नारी सौंदर्य यानी श्रद्धा का दिव्य और रहस्यमय और सुकुमार चित्रण यहाँ पर किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया है। ठीक है, अब खंड सा की दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, वैसे मैंने कई वीडियो में चर्चा कर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सब पीडीएफ जिसमें आपको लिखा हुआ है सारा क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको बहुत सरल भाषा मैंने लिख रखा है, इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। 5-4 क्वेश्चन है आपके, इन सभी को बहुत बारीकी से समझा दे, चूंकि आपके पास सारी चीजें हो चुकी है। एसएमएस करेंगे 9984 039 139। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ये 1 9984 039 139। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करिए। क्या एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का कोर्स लेंगे तो 150 रुपए फीस में आपका हो जाएगा, लेकिन एक सेमेस्टर का लेंगे तो केवल 100 रुपए फीस में हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। केवल एक नहीं, देखिए आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के पिछले साल के साल पेपर भी मिलेंगे, सब कुछ आपको, तमाम सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालयों में यही चीजें आपको आती हैं। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तमाम सारा पीडीएफ और जो क्लास हिंदी साहित्य की तो प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं, तो वो सब भी आपको मिल जाएगी इसमें, आप जुड़ेंगे व्हाट्सएप पर जैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का 2 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी 4-5 सब्जेक्ट तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी एक सेमेस्टर की। लेकिन मेरे हिसाब से आप फर्स्ट सेमेस्टर करेंगे तो 100 रुपए फीस लगेगा, फिर बाद में सेकंड का ज्वाइन करेंगे फिर से 100 रुपए लगेगा। ऐसे में आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का एक साथ ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका क्या पड़ेगा, केवल 150 रुपए में आपका काम हो जाएगा। 150 रुपए में प्रथम सेमेस्टर की तैयारी तो आपकी हो जाएगी, सारा नोट्स मिल जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर का पूरा क्लास आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र इसी 150 रुपए में सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें को करिकुलर का 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपका अवेलेबल हो चुका है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का भी, और फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, इन सभी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र 100 रुपए में। पीडीएफ नोट, सबसे बड़ा बात है कि आप पीडीएफ पढ़ करके जाइएगा। जैसे ये क्लास आपकी जो आपने देखी, इस क्लास को आप आराम से पढ़ के जाइएगा, आपको कहीं से कुछ और नहीं पढ़ना है, सब कुछ यहीं से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको चीजें मिलती रहेंगी। पीडीएफ ऐसे 4-5 पीडीएफ आपके मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट वाले, उनको पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किताब है, सीरीज है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से जाइए। हो सकता है 1-2 दिनों में मैं और भी 1 आध पेपर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा कर सकते हैं। स्कैनर जो होगा, जैसे आप समोसा खाने जाते हैं, कहीं पर पेमेंट करते हैं, कहीं पर आप दुकान पे कोई सामान लेते हैं पेमेंट करते हैं, ऐसे ही स्कैनर होता है। उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देनी, आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, बीरभाषा पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनमें हिंदी साहित्य या हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य के इतिहास कुछ भी आपका पूछा जाता है, सभी के लिए इंपोर्टेंट है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डीडीयू, सभी के लिए। डीडीयू में ऑब्जेक्टिव आ रहा, तो उसका पेपर मैंने कल सॉल्व करवा दिया डीडीयू वालों के लिए। कल मैंने 250 क्वेश्चन की श्रृंखला करवाई है, लाइव क्लास यूट्यूब पर ही हुई है ऑब्जेक्टिव वालों, उसको देख लीजिएगा। अगर आपका माइनर में हिंदी है और ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो कल वाली वीडियोस आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस सेट, लिखित का भी प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा। को करिकुलर, मेजर, माइनर सबका मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सभी के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट।